नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कभी आपने सोचा है कि आप बीमार क्यों हो जाते हैं, और बीमार होते हैं तो उसके बाद फिर आप अपना इलाज कराने जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो बीमारी फिर हो जाती है। आपने जब आप बीमार हो गए हैं उस बीमारी का इलाज कराया है, लेकिन वो बीमारी हुई क्यों, इसका तो आपको इल्म ही नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसका जवाब देने का एक जबरदस्त प्रयास किया गया है, और वो है टॉक्सिसिटी। यहां का जो इको टॉक्सिकोलॉजी विभाग है वो अब एक ऐसी चीज लाया है जिसमें आप महज 2 मिलीलीटर खून से 200 टेस्ट कर सकते हैं। अब एम्स आएंगे तो बहुत सस्ते में हो जाएगा, लेकिन यह सुविधा देश भर में उपलब्ध क्यों नहीं है? टॉक्सिसिटी क्या होती है? आपकी हवा प्रदूषित, आपका खाना प्रदूषित, पानी प्रदूषित, सब कुछ प्रदूषित है, सब चीज कंटेमिनेटेड है। तो आपको क्या चीज बीमार कर रही है उसका तो टेस्ट हो ही नहीं रहा। ऐसे 200 चीजों का टेस्ट महज 2 मिलीलीटर खून में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुरू है। मेरे साथ इस विभाग के हेड डॉक्टर शरीफ हैं। डॉक्टर शरीफ, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। थैंक यू। जब आपने मुझे इसके बारे में बताया मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि अक्सर हम लोग बीमार हो जाने के बाद उस बीमारी के लक्षण को कम करने की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन वो बीमारी हुई ही क्यों उस पर तो हम कभी गए ही नहीं। आपको लगता है आज भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस पर? ट्रेडिशनली जो टेस्ट होते रहते हैं वो जैसे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन में बुक्स में लिखा गया है उन कारणों के जांच करने के लिए होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपने सारे टेस्ट कर लिया लेकिन फिर भी आपको रूट कॉज पता नहीं चला। जैसे हम ट्रेडिशनली बोलते हैं कि बीमारियां कंजेनेटल हो सकती हैं। कंजेनेटल मतलब जेनेटिक हो सकती हैं, या गर्भवती महिला को कोई एक्सपोजर हो गया उससे बच्चे को हो सकती हैं। वो जैसे बर्थ से होती हैं उसको कंजेनेटल बोलते हैं। नहीं तो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इन्फ्लेमेटरी माने इन्फेक्शन हो गया या एलर्जी हो गया, ये सब इन्फ्लेमेटरी होते हैं। या तो ट्रॉमेटिक होते हैं कि कुछ चोट लग गया। ट्रॉमा कैन बी फिजिकल ट्रॉमा, केमिकल ट्रॉमा, ये सब हो सकता है कि एसिड से जल गया या कुछ। और नियोप्लास्टिक माने कैंसर हो सकता है। जब ये सारे जांच आपने कर लिया आपको फिर भी नहीं पता चला तो तब जाके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहेंगे। आपको जो उसके लक्षण कम करने के लिए ट्रीटमेंट देते रहेंगे वो आप देंगे, लेकिन हुआ क्यों ये आपको तो पता ही नहीं है। इसलिए हमने 2019 में ये क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब खोला है कि अगर इन चारों चीज़ों के अलावा कि टॉक्सिसिटी इतना बहुत है एनवायरनमेंट में, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिसिटी वगैरह सब बहुत सारे एनिमल्स में, बर्ड्स में, फिश में, बटरफ्लाई में, सब में टेस्ट जांच करते रहे, लेकिन ह्यूमन को कोई नहीं देखा। बताइए, ह्यूमन को भी तो एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी से अफेक्ट होता है। हाँ, तो लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे 2015-16 में एक लैंसेट का रिपोर्ट आया कि 9 million deaths occur in a year due to environmental pollution. And 90% of those deaths are in the developing countries like India. और ये सब जो प्रदूषित जल, वायु, खाना, ये सब चीज़ों से होता है। सो उस टाइम पे हमने जाके देखा कि क्यों ना हम जांच करें कि क्या क्या टॉक्सिन्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, क्या वो चीज़ें ये जो डिसीज़ है उसका कारण हो सकते हैं क्या। और वो आपने बहुत हद तक पाया क्या? हाँ, नहीं, जैसे कि कुछ उदाहरण दें आप, क्या चीज आप निकालते हैं और ऐसे क्या उदाहरण आपने देखे? हाँ, जैसे लेड पोल्यूशन होता है, निकेल पोल्यूशन होता है, क्रोमियम होता है। कई केसेस में हमने ये जैसे सारे जांच हो गए हैं, जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट में या नेफ्रोलॉजी में या न्यूरोलॉजी में सारे जांच हो गए, लेकिन फिर भी पता नहीं चला। वैसे केसेस हमारे पास जांच के लिए भेजते हैं। उसमें से बहुत सारे केसेस का हम उसका जड़ निकालते हैं कि ये टॉक्सिन पाया गया है, कि ऐसा हेवी मेटल, वो कैडमियम होगा, वेनेडियम होगा, निकेल होगा, क्रोमियम होगा, लेड होगा, ये सब चीज़ें हमने जांच शुरू किया था उससे। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो तो हेवी मेटल्स वगैरह हो गए हैं, एलिमेंट्स हो गए हैं, उसकी टॉक्सिसिटी जांच करने के लिए ICP-MS करके एक मशीन है, उससे हम करना शुरू किए हैं। उसके बाद हमने GC-MS एक दूसरा मशीन ऐड किया हमारे लैब में, जिससे हमको ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल
कंपाउंड्स वगैरह का भी हम जांच कर सकते हैं, उनको पता लगा सकते हैं। एक बार अगर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है तो हमको सोर्स ढूंढना पड़ता है, वो आया कहाँ से। क्योंकि अगर हम ह्यूमन को ट्रीट कर देंगे लेकिन फिर से जाके वही पानी पिएंगे, वही खाना खाएंगे, तो फिर से वो बीमार, फिर आदमी बीमार हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमने वो चीज़ों का भी जांच करना शुरू कर दिया कि पानी का भी जांच करते हैं। जैसे पेशेंट अगर आते हैं हम उनका पानी भी लेके आने बोलते हैं, खाना भी लेके आने बोलते हैं, क्योंकि हम सोर्स पता करते हैं। सो कई सारे लोग ऑलमोस्ट डेथ बेड पे आए हैं और उन्होंने ठीक होकर वॉकिंग घर गए हैं। और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके टॉक्सिकोलॉजी विभाग ने ये टेस्ट करा करके ये पता किया कि किस चीज का उनके शरीर में असर हो रहा है। जैसे मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया था और कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्यों हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाएंगे, लेड टॉक्सिसिटी हो गया, ऐसी चीज़ों का वो पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। जब तक ये टेस्ट नहीं कराएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो कई अलग अलग बीमारियों का ये सोच के हम उसका जिसका जांच करते रहेंगे। सो जब उसके बाद अगर किसी में कुछ नहीं पता चला तो उसको बोलेंगे डिसीज ऑफ अननोन ईटियोलॉजी। अब बताइए। हाँ, कि कारण नहीं पता है लेकिन उसको हम देखते हैं, ट्रीट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते जाएंगे। सो ऐसे डिसीज ऑफ अननोन ईटियोलॉजी हमारे पास जब आते हैं तो कई सारे उसमें से ऑलमोस्ट 30% और सो वी आर एबल टू पिन पॉइंट दैट दिस इज अ टॉक्सिन विच इज कॉजिंग ऑल दिस सिम्टम्स। तो ऐसा डॉक्टर शरीफ मुझे ये बताइए, ये तो आपने बताया जब सब लोग हर जगह से थक हार जाते हैं तब आपके पास आते हैं। मेरा ये कहना है कि इस चीज को हम रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, जब आपका प्रदूषण हो रहा है, हाँ। जब आपका पानी प्रदूषित है, आपका खाना प्रदूषित है, कुछ नहीं मालूम आप क्या खा पी रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हाँ। ऐसे में ये पहली चीज क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे मुझे अगर कुछ हुआ तो 2 ही ml खून देना है, बिल्कुल 200 टेस्ट हो जाएंगे, हाँ। तो पता चला आपको बाकी सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी शायद, क्योंकि कोई और बीमारी ना हो आपको, सिर्फ प्रदूषित पानी से, प्रदूषित खाना से, प्रदूषित हवा से हो रहा होगा। और एक चीज है कि जैसे जैसे आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, शुरू में ही आ जाएंगे, आपको डिसीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक लेवल से पार करके जब बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तब आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सो उस तक जाने से पहले ही आप अगर जांच कर लेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा भी है, जैसे लेड टॉक्सिसिटी है या जो भी है, वो अगर आपको पहले ही पता चल गया तो कम से कम आप उसका सोर्स कहाँ है ढूंढेंगे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड डॉक्टर शरीफ, आपका ये कहना है कि एक इंसान मैं अभी बहुत स्वस्थ दिख रहा हूँ, हाँ। लेकिन अगर मेरे खून की जांच की जाए तो हो सकता है कि कुछ टॉक्सिन्स मेरे शरीर में हों, हाँ। जो अभी इतने ज्यादा टॉक्सिक ना हो कि मैं बीमार हो जाएंगे। और ये चीज अगर पहले जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए ये जबरदस्त है। आप सोचिए अगर ये होने लगे तो कितने सारे लोग बीमार होने के बाद अस्पताल जाते हैं, वो बीमार ही नहीं होंगे। हाँ। और लेकिन फिर डॉक्टर शरीफ मुझे ये बताइए कि इस तरीके के टेस्ट कहाँ कोई करा सकता है? टेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि वो एकदम लूट फैक्ट्री है। आप बाहर आप खून देने जाइए, आपका 20-25 हज़ार रुपए का स्पेसिफिक टेस्ट अगर आप कराते हैं तो वो 20-25 हज़ार रुपए का हो जाता है बिल। एम्स में कितने में होता है? एम्स में हम सिर्फ 1500 में 200 टेस्ट। अभी हम जो हेवी मेटल्स वगैरह कर रहे हैं, हाँ। वो 200 टेस्ट के लिए शायद 2000 रुपए हमको करना पड़ेगा 1500 के बदले। तो ये तो फिर भी अफोर्डेबल है। बिल्कुल बिल्कुल अफोर्डेबल। और गरीबों को वेव ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो सरकारी फंडेड है। हाँ। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये बहुत गरीब है और ये पे नहीं कर पाते हैं, वो खुद लिख देते हैं कि ये गरीब है, इसको वेव ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सरकारी फंड से चल रहा है हमारा। करेक्ट। सो पर डॉक्टर शरीफ मुझे ये बताइए, इफ वी वर टू एम्यूलेट दिस मॉडल ऑल ओवर द कंट्री, ये तो एम्स की बात हो गई। देखिए हर इंसान के पास ये खुशकिस्मती नहीं है कि वो एम्स चला है डॉक्टर शरीफ के टॉक्सिकोलॉजी लैब में। बात 1500-2000 की नहीं है, बात है अवेलेबिलिटी की। मुझे अगर उपलब्ध हो जाएं इस तरीके के टेस्ट रेडिली सब जगह, तो बहुत चीजें बदल सकती हैं। तो आपको लगता है ये एक कमी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कमी है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफ़ी महंगे हैं। जो ICP-MS है, GC-MS है, ये करोड़ों में होते हैं और ये हर जगह रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। सो हर जगह स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा जी। इनफैक्ट हम और IIT मद्रास मिलके थोड़े सस्ते इक्विपमेंट इन टेस्ट करवाने के लिए उसका आविष्कार, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पड़ा है, हाँ। ये IIT मद्रास और एम्स मिलके इसको बना रहे हैं कि यही टेस्ट बिल्कुल सस्ते में हो जाए। ये मेक इन इंडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर ये सक्सेसफुल होगा। मैं इसकी फोटो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, वो फोटो लगा देंगे। तो डॉक्टर शरीफ, ये तो अगर अफोर्डेबिलिटी हो जाए इस इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि आज की डेट में ये क्योंकि महंगे इक्विपमेंट्स हैं तो टेस्ट भी महंगे हैं। 10 करोड़ से 20 करोड़ लगेगा एक लैब बनाने के लिए। तो इतना बहुत मुश्किल है। और अगर मेक इन इंडिया हो जाए? मेक इन इंडिया हो जाएगा तो शायद क्या पता कि 50 लाख में हो जाए।
ये तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कहाँ आप 120 दसियों करोड़ में बात कर रहे हैं और कहाँ आप लाखों में आ गए, और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो फिर वो उसका दाम और कम हो जाएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट अगर छोटा हो जाएगा तो हम गांव-गांव में भेज सकते हैं, ऑलमोस्ट पोर्टेबल हो जाएगा। डॉक्टर हमारा आइडिया वही है कि गाड़ी में रख के ले जाए, मोटरसाइकिल में रख के ले जाए और जांच करें, क्योंकि हर किसी की पानी जांच करनी है, खाना जांच करनी है, हवा जांच करनी है, ये सब। सो जैसे इसका एक यूज केस मैं आपको बताऊं क्या, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो एक इलाके में उनमें एक टाइप की प्रॉब्लम दिखने लगती है। जैसे एक साथ एक इलाके में लोग गंजे हो रहे हैं, एक साथ एक इलाके में लोगों को झुर्रियां पड़ रही हैं। जैसे राजस्थान में कई ऐसे मामले आए हैं ऑफ हाई फ्लोराइड स्किन प्रॉब्लम। हाँ, तो ऐसे जगहों पर आपको लगता है कि ये प्रिवेंटिव केयर में बहुत काम आ सकता है? हमारा बिहार में 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था फ्लोरोसिस कंट्रोल के लिए। बिहार में फ्लोरोसिस इज एंडेमिक, और उसमें शायद आप एक पहले कौन था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक मूवी कमीशन किया था। इट वाज वन ऑफ द 15 flagship projects in India funded by the DST. Wow. They sent a team to see the whole thing and how we are controlling fluorosis. वहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि वो पुरखों से वो आ रही थी कि सब टेढ़े हड्डियाँ और ये वो सब कुछ आपने देखा होगा। सो वो लोग सोच रहे थे कि वो देवी देवताओं की प्रकोप है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम जाके उनको जांच करके पानी में फ्लोराइड है और उसका एक फिल्टर हमने लगवाया, उसके बाद धीरे धीरे करके उनके सिम्टम्स कम होने लगे। हाँ, और उनको न्यूट्रिशनल एडवाइस दिया, मोरिंगा वगैरह खाना है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिया, उससे उन लोगों को बहुत राहत महसूस हुआ था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपका तजुर्बा क्या रहा है डॉक्टर शरीफ, ये टॉक्सिसिटी, आपने एक बहुत ज़रूरी बात दर्शकों को ये बताई है कि बीमार होने से पहले ही आप अपनी बीमारी को पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं कि आपके शरीर में वो कंटेमिनेशन कहाँ से हुआ है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन किस चीज से होता है? आपने ऐसे क्या क्या केसेस देखे हैं? पानी के, खाने के? पानी का कंटेमिनेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस ये वो सब कुछ नदियों में बहा देते हैं, तालाबों में बहा देते हैं, वाटर बॉडीज़ में बहा देते हैं, और वही वाटर बॉडी से सिंचाई होती है, और सिंचाई करने से उसमें वो पानी में जो जो टॉक्सिन्स है वो प्लांट्स में चले जाएंगे, और मतलब सब्जी में चला जाएगा, सब्जी में से वो फूड चेन में चला जाएगा। वो सब्जियां जो भी है वेजिटेशन, जो वो एनिमल्स भी खाती हैं, तो पोल्ट्री खाती हैं या कुछ, उसमें आ जाएगा, हमारे फूड चेन में आ जाएगा। सही बात। जो भी फूड चेन में आता है वो हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पोल्यूटिंग यूनिट नदी को गंदा कर रही है, उसकी सिंचाई से घास उगी, उसकी सिंचाई से खाना बना, तो गाय के दूध में भी आ जाएगा, गाय के दूध में आएगा। आपने वहां पर अगर कोई पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है तो आपके चिकन में आएगा, अंडे में आएगा, और सब्जियों में आएगा। यानी कि वो आप तक आएगा ही आएगा, आपके शरीर में भी घुसेगा। एक प्रकरण अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि किस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी, उसका ब्लड बनना बंद हो गया था, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा रहा था रिपीटेडली, ब्लड, क्योंकि कारण पता नहीं था कि क्यों हो रहा है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करते जा रहे थे, शायद हर महीना 2 महीने में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना था। वो हर जगह, हर हॉस्पिटल में घूम घूम के आखिरी में एम्स पहुंचे हैं, और एम्स के पीडियाट्रिक्स वार्ड में, और पीडियाट्रिक्स वालों ने हमारे पास भेजा था, और उस टाइम पे हमने बेबी का ब्लड तो लिया ही टेस्ट के लिए। हम ब्लड यूरिन लेते हैं कोई भी पेशेंट का, और हमको ये लगा कि इतनी छोटी बच्ची जो माँ का दूध पी रही है, कोई और सोर्स से तो नहीं हो सकता। पर ये तो डॉक्टर शरीफ का दूध भी, थैलेसीमिया भी हो सकता था। हाँ, थैलेसीमिया रूल्ड आउट, वो तो नॉन डिसीजेस है ना, वो सारे रूल्ड आउट है। रूल्ड आउट हो गया, एवरीथिंग इज रूल्ड आउट। सी व्हेन नथिंग इज नोन, व्हेन ऑल नोन कॉजेस आर रूल्ड आउट, तब यहाँ आते हैं लोग। कम हियर, ठीक है। फिर क्या हमने माँ का ब्रेस्ट मिल्क लेके जांच किया था, और उसमें कुछ पर्टिकुलर, अभी याद नहीं है मुझे, कुछ हेवी मेटल मिला, और वो सोर्स था, और इसमें ब्लड, बेबी में ब्लड बनना बंद कर रहा था, क्योंकि बच्चा तो माँ का दूध ही पी रहा था, दूध ही पिएगा और कुछ नहीं पिएगा। और वो माँ कुछ ले रही थी, कुछ प्रिपरेशन, वो शायद वो दवाई होगा या कोई कुछ पता नहीं, चूरन टाइप का, चूरन या पाउडर या जो भी, क्योंकि वो लोग शायद किसी के लिए कोई दिया होगा दवाई की, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, कुछ दवाई दे दीजिए, ये खा लो बच्चा तंदुरुस्त होगा। नहीं, वो अपना खुद का भी, हाँ, वो भी बोल सकते हैं, हाँ, कि हाँ ये वो भी हो सकता है। पता नहीं कि किस कारण वो ले रही थी। जब हमने बंद करवाया उसके बाद शायद 2 साल हो गए, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक, अब उसको ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है ना कुछ जरूरत है, और माँ भी ठीक, तो माँ भी उतनी स्वस्थ नहीं लग रही थी। करेक्ट।
करेक्ट। आपसे बात करके डॉक्टर शरीफ मुझको ये लगता है कि आप और कोई टेस्ट कराएं या ना कराएं, टॉक्सिकोलॉजी का टेस्ट अगर आप सिर्फ इसी से शुरुआत करें, शुरुआत ही इसी से करें, बिल्कुल कुछ ना हो रहा हो तो भी अगर आप कर लें तो बहुत सारी दिक्कतों के आने को आप बहुत पहले ही रोक सकते हैं। और एक चीज़ भी मैं आपको क्वेश्चन बोलना चाहूँगा कि ये इसमें से कई टॉक्सिन्स वो कैंसर प्रोड्यूसिंग भी होते हैं। कई जगह पे कैंसर बहुत ज़्यादा होता है किसी इलाकों में, वहाँ पे शायद कोई कंटामिनेंट होगा, कुछ होगा जो कैंसर बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है वो सिर्फ ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम आर नॉन कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजन माने कैंसर प्रोड्यूस करने वाला। करेक्ट करेक्ट। ये भी हो सकता है, क्या पता कि इसी कारण हमको कैंसर भी बढ़ रहा होगा। मान लीजिए सालों तक हम उसी पोल्यूटेंट को हम खाते रहेंगे, टॉक्सिन को खाते रहेंगे, शायद उससे भी कैंसर बढ़ रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज टॉक्सिन्स आर नॉन कार्सिनोजेंस। और इसका असर फिर अब इसी वजह से आपको ये केसेस ज्यादा सामने निकल शायद, हाँ शायद ये भी हो सकता है। बट वंस यू हैव कॉन्ट्रैक्ट, एक बार आपको कैंसर हो गया तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको वो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो तो वही कैंसर का ही ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पहले से ये टॉक्सिकोलॉजी वाला टेस्ट करा लें तो आप वो सिचुएशन पर आएंगे ही नहीं, शायद हाँ प्रिवेंट हो सकता है। तो इसको टॉक्सिकोलॉजी के टेस्ट को आपको लगता है कि एक मास स्केल पर जैसे साल में एक बार करवा लिया जाए, या हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, 2-1 साल में उसके साथ साथ आप अपना पानी, खाना, सब्जी वगैरह भी आप करवा लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन मिला, ये आ कहाँ से रहा है उसका भी तो जांच करना चाहिए, तभी जाके आप उसको रोक पाएंगे, नहीं तो आप खाते रहेंगे। क्या क्या रोकेंगे शरीफ साहब, आप बताइए क्या क्या। सब्जी, अब सब्जी आप लेकर के आए, आपको क्या मालूम वो कहाँ उगी है? बिल्कुल। हाउ डू यू फर्टिलाइजर्स हैव कंटामिनेंट्स, हेवी मेटल्स। आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर तो इतना प्योर नहीं होता है, हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन फास्फेट, ये वो जो NPO वगैरह, सिर्फ वही नहीं होते हैं, उसमें और भी कोई हेवी मेटल्स हो सकते हैं। सो फर्टिलाइजर में हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। कोई ऐसा मेडिकल साइंस में कोई एक इस तरीके की दवाई या कोई एक ऐसी चीज निकली है जो, अब मेरा ये कहना है, ये मान के चलिए कि कंटेमिनेशन है, हम लोग घटिया हवा, घटिया पानी, घटिया खाना ये हम खा रहे हैं और ये इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो अब तो जरूरत ये है कि भाई मान के चलो कि मेरे अंदर टॉक्सिन्स हैं, हो सकता तो ऐसे में क्या कोई इस तरीके की दवाई है जो मुझे नुकसान ना करे लेकिन उन टॉक्सिन्स को काबू में रखे कि मैं और बीमार ना हो जाऊं, या अभी हम इस चीज से दूर हैं? बहुत दूर है। ऐसा कोई दवाई नहीं है कि सारे टॉक्सिन्स को खत्म कर दें बॉडी में, लेकिन अगर पता चल जाए कि क्या टॉक्सिन है तो उसको तो कम कर सकते हैं। हाँ, और वो क्या दवाई होती है? नहीं, उसको कीलेटर्स बोलते हैं। अगर हेवी मेटल्स वगैरह है तो कीलेटर्स बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह है तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सकता है कि डायलिसिस कर सकते हैं, या सबसे पहले सोर्स को रोकना है। सोर्स को रोकने से बॉडी में क्षमता होती है कि कुछ हद तक वो अपने आप एलिमिनेट कर सके। अब आप उसको देते जाएंगे और वो क्षमता खत्म हो जाएगी। इट्स लाइक बॉडी हैज ए कैपेसिटी टू डील विथ सर्टेन अमाउंट, बट इफ यू कीप ऑन असॉल्टिंग द बॉडी देन इट विल ब्रेक डाउन, टूट जाएगी। क्या ये कहना गलत होगा? आई नो साइंटिस्ट को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन अगर हम टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दें इस देश में, बहुत ज़्यादा, मतलब गो टू टेस्ट यही हो, तो हम एक्चुअली एक बीमारी मुक्त या कम बीमारी वाले देश का निर्माण कर सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे, लेकिन जो टॉक्सिन से नहीं है वो तो बीमारियां रहेंगी ही ना। जो नॉन टॉक्सिक डिसीजेस जो है वो रहेंगी, और ये नॉन टॉक्सिक डिसीजेस में भी कई टॉक्सिन से ही उत्पन्न हो रही है। यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आपको लगता है वो बहुत हद तक कम कर सकते हैं हम, और एकदम प्रिवेंटिव लेवल पर आप कम कर देंगे, यानी कि आप उसे बीमारी बनने ही नहीं देंगे। नहीं, हमारा प्रॉब्लम एक और है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में पहले 10 माइक्रोग्राम्स 10 पार्ट्स पर ट्रिलियन का लेड का मात्रा एक्सेप्टेबल माना जाता था। उसको उन्होंने घटा के 5 किया, उसको अब घटा के 3.5 किया, लेकिन रिकमेंड करते हैं कि लेड 0 होना चाहिए। अगर उसका मापदंड हम लेके चलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि सारे लेड टॉक्सिसिटी से अफेक्टेड है पूरे इंडिया में। तो इसलिए हमने हमारा मापदंड थोड़ा ऊपर ही रखा है। नहीं तो सब घोषित करना पड़ेगा कि सब लोगों में टॉक्सिसिटी हो गया है।
सो इसलिए जो हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही है हमारे देश में। मतलब एकदम जीरो नहीं होंगे टॉक्सिन्स, कुछ तो रहेंगे ही। हाँ। पर लेकिन शायद हमारे बॉडी में इतनी क्षमता है कि उसके साथ डील कर झेल ले जाए। हाँ, लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट है, उससे भी ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं, ब्रेन अफेक्ट हो सकती हैं, लिवर अफेक्ट हो सकते हैं, ये सब होंगे। आपने बहुत सारी चीज़ आज दर्शकों को भी बताई है, और शायद इस इंटरव्यू के बाद एक पॉलिसी लेवल पर भी एक गुजारिश होगी कि इन टेस्ट को इतना लोगों तक पहुंचा दिया जाए, इतना विज्ञान आगे बढ़ जाए कि एक्चुअली लोग इसको करने लगे। टेस्ट से पहले वी शुड स्टॉप कंटेमिनेटिंग द वाटर बॉडीज। वाटर इज अ मेन सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, क्योंकि पानी हर चीज़ में होता है ना। करेक्ट। हर चीज़ में जाता है, एग्रीकल्चर में जाएगा, फिशरीज में जाएगा, फिश भी कंटामिनेटेड होते हैं। करेक्ट। सब में, इसलिए कंटामिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज को रोकना पड़ेगा। या कैसे डिकंटामिनेट कर सकते हैं। मैं तो ये सोचा था डॉक्टर शरीफ, देखिए जो खुला सामान मिलता है, जैसे आप गए मछली खरीद लाए बाजार से, या फिर आप गए खुला सब्जी ले आए, उसमें तो चलिए फिर भी ये गुंजाइश है। अब जो पैकेज्ड होता है वो तो FSSAI यानी कि सब ये टॉक्सिकोलॉजी वगैरह टेस्ट हो करके वो सर्टिफिकेट दिया गया होगा ना, फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। उनके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि ये चीज़ इतना तक हो सकता है। इट्स नॉट जीरो ऑफ एवरीथिंग, और हो सकता है कोई पहले से ही बीमार। एक्सेप्टेबल लिमिट्स, क्योंकि जीरो तो नहीं होगा, जीरो करेंगे तो आप किसी पे सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने समझौता कर लिया है, सोचिए कैसी नहीं, और कोई उपाय नहीं है। आप खाना तो नहीं छोड़ सकते, पानी पीना तो नहीं छोड़ सकते। तो हमको पीना ही पड़ेगा, जो मिल रहा है वही पियेंगे। जैसे वाटर बॉटल है, उसमें प्लास्टिक भी आ रहा है आजकल, माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह सब। वो प्लास्टिक्स की इफेक्ट बॉडी में क्या होती है आज तक हमको उतना क्लियरली पता नहीं है। वो भी प्लास्टिक्स पाया गया है, हार्ट मसल में पाया गया है, ब्रेन में पाया गया है, अलग अलग ऑर्गन्स में पाया गया है, लेकिन उससे हार्म क्या हो रहा है आज शायद उतना लिटरेचर है नहीं अब तक हमारे पास। वो एक नया चीज़ है माइक्रो प्लास्टिक्स। चलिए, वो तो जो अननोन है वो अलग, लेकिन आप ये समझिए कि जो पता है, ऐसे 200 टेस्ट एम्स में तो कम से कम यहाँ के टॉक्सिकोलॉजी विभाग में महज 2000 रुपये में आप करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप का शरीर में कितना प्रदूषण है, कितने टॉक्सिन्स हैं, और उससे आपकी बहुत सारी बीमारी होने से पहले रुक सकती है, डिटेक्ट हो सकती है। इस चीज़ के बारे में सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शरीफ, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।